जैसे जैसे सीमांचल में या बिहार में एआईएमआईएम आगे बढ़ेगी, सांप्रदायिक ताकतें बिहार में आगे बढ़ेगी, हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ेगी, आप मुसलमानों की बात करेंगे, लोग उधर यूनाइट होंगे और फिर इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि सिर्फ 11 विधायक इस बार बने आप लोगों की वजह से, वरना विधायकों की नहीं आती है। ये दरअसल मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमानों के मसाइल पर बोलना नहीं चाहते। खुली हुई इनकी आंखों में क्या हो गया है। मिस्टर तेजस्वी से पूछा गया कि आइल मोहम्मद पर क्या ख्याल है। भाई सेकुलर इंडिया में सबको अपने मजहब पर अमल करने का हक है। दस्तूर हिंद हमको मजहबी आज़ादी दे रहा है और आप अपने आप को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहते हैं। ये जुमला नहीं बोल सके कि भाई इस भारत में रहने वाले सब लोगों को अपने मजहबी पेशवा के साथ के मोहब्बत करने का हक है, मजहबी मुरासिम अदा करने का हक है। ये जुमला नहीं बोल सके, दाएं बाएं झांकने लगे। अरे भाई आपने मुझे मजबूर किया लड़ने के लिए, हम तो अपना कहीं वजूद तलाश करेंगे ना। और इनको कहिए कि हाफजा अगर सही है तो आप जाओ मुड़कर 2010 को देखो। 2010 को तो यहाँ मजलिस का मीम भी नहीं आया था। ये सबक पढ़ाने लगे हैं लोगों को। अनीसुर रहमान को टिकट दे, अनीसुर रहमान यकीनन है कि उससे लायक और फायक उम्मीदवार था हमारा। हमने टिकट दिया तो मैंने कहा कि भाई मैंने टिकट दिया, आपको कोई दिक्कत थी तो आप कहते, आप पार्टी से बात करते। आप अना में भी रहेंगे, आप अना में भी रहेंगे, आप बीजेपी में रहेंगे। मैंने फातमी साहब बीजेपी में चले जाएं तो कोई बात नहीं है ना। और हमने अपना इलेक्शन लड़ाया तो हम बीजेपी का साथ दिए। उनसे पूछिए फातमी साहब जदयू में गए थे कि नहीं, जदयू बीजेपी के साथ थे कि नहीं, है ना। तो लोग तो कहते हैं आप भी जदयू में रहे, आप भी आरजेडी भाई। तो हाफजा को ठीक कीजिएगा ना से जदयू में रहे तो। सालिम साहब कह रहे हैं कि कदर नहीं है उलेमाओं की इस पार्टी में। अब सवाल है, मिलाने खिलौना तो मचल गए खुदा से। ये अभी ज़हन मजहरी पे है तफूलियत का आलम। अल्लामा जमील मजहरी का बड़ा मशहूर शेर है अभी ज़हन मजहरी पे तफूलियत का आलम, मिलाने खिलौना तो मचल गए खुदा से। तो अभी सियासी एतबार से तफूलियत के दौर में लोग गुजर रहे हैं। और दो जगह हमारी कश्ती किनारे में डूब गई है। एक जगह तो समझिए कि शरारत की गई है आदिल हसन साहब के सीट पर बलरामपुर में, और दूसरा हमारे कुछ नाक़िबत अंदेज़ भाई जो लोग यहाँ पर कस्में खाए हुए थे ये कि यहाँ से सीमांचल से मजलिस को हटा के दम लेंगे। तो कभी इन भाइयों ने बीजेपी को हटाने के लिए नारा नहीं लगाया, कभी फासिस्टों को हटाने के लिए नारा नहीं लगाया, लेकिन न जाने क्यों हमारे कुछ बुज़ुर्गों के ये जुमले निकले कि हम हटा के दम लेंगे। उन लोगों की ही नाक़िबत अंदेसी के नतीजे में ठाकुर की सीट हमारी निकल गए हैं। पप्पू जी का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो वो राजेश रंजन अब तक नहीं बन पाए, मुझको इस बात का अफसोस है ना। राजेश रंजन नहीं पा रहे। अब वो इस तरह का जुमला बोलते हैं, खुद उनको उनकी तबीयत में कैसा लगता है। उन्होंने तो आप लोगों से माफ़ी मांगी उन्होंने। मैं कोई एक बड़े नेता हैं साहब, आप बोलिए तो संयम से बोलिए। कभी कभी लालू जी के बेटों के बारे में ऐसा ही बोला था, तो अब लोग उनके बातों को सीरियसली अब फिर कभी कभी जननायक कहने, वो कब किसको आसमान कह देंगे कब किसको ज़मीन कह देंगे, तो लोग अब बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं उसके जुमलों। लेकिन साहब इस्तात है तभी हज फर्ज है, हज पर फर्ज नहीं है। हर वर्कर चाहेगा कि हम एमएलए बन जाएं। मतलब लगता है कि पॉलिटिक्स में साहिब इस्तात होना जरूरी है। मौजूदा तो कंपल्सन हो गया है, मौजूदा तो कंपल्सन हो गया है। गरीब का बेटा कैसे बनेगा? गरीब का बेटा भी बनेगा। हम लोग इस सोबूरी हालात से निकलेंगे तो गरीब का भी बेटा बनेगा, उनकी इस्तात भी हम लोग तय करना चाहिए। लेकिन गए थे मुरादाबाद इलेक्शन लड़ने, क्या हासिल किया था कौम ने? मुशायरे की भीड़ को समझ लिया था कि वोट में तब्दील हो जाएगा। कोई वार्ड का भी इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इलेक्शन के तजुर्बा थे उनको। भाई कसीदा गोई अलग चीज़ है और मैदान सियासत अलग मामला है। उस बेचारे को कसीदा गोई का फन आता है ना। किसी एक की तरफदारी करनी। मुशायरे जब भी देखते हैं स्पॉन्सर्ड मुशायरे होते हैं, जिस पार्टी ने जिस शख्सियत ने किया बार बार उसी का नाम लेकर के उसको खुश करना, ये शायरों का अंदाज है भाई। चूँकि दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन 5 सीटों पर एक बार फिर कामयाबी हासिल की है, जिस सीट पर 2020 विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की। हालांकि कामयाबी के बाद आप जानते हैं 4 नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज हम सीमांचल में हैं और सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी खुद शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ की आवाम के पास पहुँचे हैं। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और एक बार फिर जनता ने इन पर भरोसा जताया है और शानदार जीत हासिल की है। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है और कहीं ना कहीं सीमांचल में आप लोगों को एक अच्छा वोट परसेंट भी मिला है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हम सीमांचल के आवाम की बेदारी का ये सबूत है कि सीमांचल के लोगों ने अपने साथ जो उनकी हकमारी हुई है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मुसलसल जो उनको नज़रअंदाज किया गया है, और एक वाहिमा उनका था कि हम सरकार बनाते हैं, तो उसने ख़ुद से एहतसाब किया है कि सरकार तो हमने बनाई, लेकिन सरकार बनने के नतीजे में हमको जो फ़ायदे मिलने थे वो तो हमको नहीं मिले। बिहार में दूसरी कम्युनिटीज़ और दूसरे इलाके को आज़ादी के बाद तरक्की नसीब हुई है, लेकिन सीमांचल का ये इलाका तरक्की से कतई महरूम रह गया है। तो उसको तमाम तर पैरामीटर्स जो हैं हमारे
चाहे फ़िकस आमदनी का मामला हो, तालीम का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, प्लान का मामला हो, तो उसमें सबसे बुरी हालत इनकी है। तो और ये आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई है। बल्कि इस काली और आंधी वाली रात में अगर किसी ने हक़ व इंसाफ का चिराग जलाने में नुमाया रोल अदा किया है तो मजलिस ने किया है। तो इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इस तहरीक को लोगों ने कबूल किया है। और बावजूद कि हमारे 4 रफ़ीक साथ छोड़ गए थे, लेकिन अवाम ने साथ नहीं छोड़ा। इसी एतमाद का इज़हार हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि 4 लोग चले गए हैं यहाँ से, लेकिन सीमांचल की आवाम जितनी तवानाई के साथ पहले पार्टी के साथ थी उतनी ही आज भी जुड़ी हुई है। बल्कि मेरे यकीन से भी पड़े कि उससे ज़्यादा आवाम जुड़ी हुई रही है। अभी जो हमारा प्रदर्शन हुआ है, 5 सीटों पर हमने नुमाया कामयाबी तो हासिल की है और अच्छे खासे वोट से हमने हासिल की है। और 2 जगह हमारी कश्ती किनारे में डूब गई है। एक जगह तो समझिए कि शरारत की गई है आदिल हसन साहब के सीट पर बलरामपुर में, और दूसरा हमारे कुछ नाक़िबत अंदेज़ भाई जो लोग यहाँ पर कस्में खाए हुए थे ये कि यहाँ से सीमांचल से मजलिस को हटा के दम लेंगे। तो कभी इन भाइयों ने बीजेपी को हटाने के लिए नारा नहीं लगाया, कभी फासिस्टों को हटाने के लिए नारा नहीं लगाया, लेकिन न जाने क्यों हमारे कुछ बुज़ुर्गों के ये जुमले निकले कि हम हटा के दम लेंगे। उन लोगों की ही नाक़िबत अंदेशी के नतीजे में ठाकुर की सीट हमारी निकल गई। अल्लाह समझ अता फरमाए लोगों को। हम लोग बहुत ज़्यादा माने आपे से बाहर नहीं है। हम पर आवाम ने फिर से एतमाद किया है तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, हम पर काम करने की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम लोग जैसे जैसे आप लोग बिहार में अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा आरोप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अब लोगों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज के भी बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जैसे जैसे सीमांचल में या बिहार में AIMIM आगे बढ़ेगी, सांप्रदायिक ताकतें बिहार में आगे बढ़ेगी, हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़ेगी, आप मुसलमानों की बात करेंगे, लोग उधर यूनाइट होंगे और फिर इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि सिर्फ 11 विधायक इस बार बने आप लोगों की वजह से, वरना विधायकों की संख्या इन लोगों का हाफजा कमज़ोर है, इन लोगों का हाफजा कमज़ोर है। और ये इसमें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसमें कुछ लोग तो वो हैं जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लोग हैं जिनके समझ में नहीं आई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नरमी और तवाज़ो को आप देखिए कि उन्होंने हमसे कहा कि 6 ही सीट का मुतालबा करो। क्या इनके समझ में नहीं आई? अरे आपने मुझे मजबूर किया लड़ने के लिए, हम तो अपना कहीं वजूद तलाश करेंगे ना। और इनको कहिए कि हाफजा अगर सही है तो आप जाओ मुड़कर 2010 को देखो। 2010 को तो यहाँ मजलिस का मीम भी नहीं आया था और उस वक्त 22 पर पहुँच गए थे लालू जी, 4 पर पहुँच गई थी कांग्रेस। इनको कुछ हाफजा हाफजा ठीक है नहीं इनका, है ना। 2010 को ये देखें, 2005 में कौन थे जो इनको लाए? आपको ये बात याद नहीं है कि 2005 में अगर रामविलास पासवान साहब मरहूम के अगर इसको मान लेते, तजवीज़ को मान लेते, तो बिहार बीजेपी के पास नहीं जाती। ये उनकी शरारतों को नहीं देखते, है ना। और हम अपनी हिस्सेदारी, भाई अगर ऐसी बात थी तुम जैसा कर रहे हो तो हम जहाँ जहाँ जिन सीटों पर लड़े थे तुम नहीं लड़ाते ना। हम तो लड़के तुमको यकीन दिला दिए, हम लड़के भी तुमको साथ देंगे। ये हमारे नाक़िबत अंदेश लोग हैं, इनको समझ में नहीं आती है। ये दरअसल मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमानों के मसाइल पर बोलना नहीं चाहते। खुली हुई इनकी आंखों में क्या हो गया है? मिस्टर तेजस्वी से पूछा गया कि आइल मोहम्मद पर क्या ख्याल है। भाई सेकुलर इंडिया में सबको अपने मज़हब पर अमल करने का हक़ है। दस्तूर हिंद हमको मजहबी आज़ादी दे रहा है और आप अपने आप को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहते हैं। ये जुमला नहीं बोल सके कि भाई इस भारत में रहने वाले सब लोगों को अपने मजहबी पेशवा के साथ के मोहब्बत करने का हक़ है, मजहबी मुरासिम अदा करने का हक़ है। ये जुमला नहीं बोल सके, दाएँ बाएँ झाँकने लगे। अरे भाई ये गुलामाना ज़हनियत है लोगों की कि अपने आका जूते से भी मारे तो आका के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे जूते से तो मारा लेकिन बड़ा कीमती जूता था, जापानी था, इसको ऐसा ही लग रहा है। फातमी साहब है हमारे क्षेत्र में, मिथिलांचल में, वो तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा को समर्थन देना ज़्यादा सही है या AIMIM। उस बुजुर्ग को कहिए, अभी तो जदयू में थे। अरे क्या भाई अरे मंजन फरोज के दांत मैले नहीं होने चाहिए। खुद गया था बीजेपी में, जदयू के साथ बीजेपी थी उसमें थे। ये सबक पढ़ाने लगे हैं लोगों को। अनीसुर रहमान को टिकट दे, भाई अनीसुर रहमान यकीनन है कि उससे लायक और फायक उम्मीदवार था हमारा। हमने टिकट दिया तो मैंने कहा कि भाई मैंने टिकट दिया, आपको कोई दिक्कत थी तो आप कहते, आप पार्टी से बात करते। आप अना में भी रहेंगे, आप अना में भी रहेंगे, आप बीजेपी में रहेंगे। मैंने फातमी साहब बीजेपी में चले जाएं तो कोई बात नहीं, है ना। और हमने अपना इलेक्शन लड़ाया तो हम बीजेपी का साथ दिए। उनसे पूछिए फातमी साहब जदयू में गए थे कि नहीं, जदयू बीजेपी के साथ थे कि नहीं, है ना। तो लोग तो कहते हैं आप भी जदयू में रहे, आप भी RJD में भाई, तो हाफजा को ठीक कीजिएगा ना, से जदयू में रहे तो। मैं जदयू को बीजेपी से अलग करने वालों में था, उस जदयू में था जो बीजेपी में नहीं थी। और जो ही मुझको ये बात अंदेशा लगा कि जदयू का छुपा हुआ रिश्ता बीजेपी से है तो टिकट को फेंकने में मुझको लाग भी लगा
क्या भाई लोगों को ये दिमाग में नहीं आता कुछ क्या? अरे कुर्ता पहन के नमाज पढ़ रहे थे, अरे धुले हुए कुर्ते से ना, ये पेशाब और पखाना लगा हुआ कुर्ता कहते नहीं आप भी तो कुर्ता पहन के पहने थे, देखोगे ना कुर्ता कौन सा था, मैंने कुर्ता धो के पहना था उस वक्त। अरे बीजेपी में नहीं थी वो, है ना, उस वक्त हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया था इसको। तो ये बात कैसे बोल रहे हैं लोगों को? ये अवाम की सादगी का नाजायज फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं कि हम जो भी बोल देंगे। अब एक साहब आज बयान दे रहे हैं कि बात बोल रहे हैं कि भाई अल्लाह के बाद मजलिस ही है। भाई ये जुमला कोई बोल सकता है इंसान क्या? अरे इस्लाम का वाज़े वो है कि खुदा और रसूल, साहबा की अपनी अज़मत है ना, उलमा का अपना मकाम है, वलियों का अपना मकाम है, इसको कोई नकार सकता क्या? और मेरे लीडर से ज़्यादा आलिमों की कोई तौक़ीर करता है क्या? अब भी बैरिस्टर वैसी कहीं झुकता नहीं है, लेकिन आलिमों से मिलने का उसका अंदाज़ देख लीजिए। और तमाम तर मसलक के उलमा को कहीं भी पूरे मुल्क में आप एक जगह बैठ रहे हो देखते हैं आप, अगर वो कहीं बैठते हैं तो हैदराबाद में बैठते हैं, लोग अपने से जुमलाबाजी करके उसको इमामियों पर थोप रहे हैं। क्या देंगे खुदा के यहाँ लोग जवाब? हालांकि अब्दुल्ला सालिम साहब कह रहे हैं कि कदर नहीं है उलमाओं की इस पार्टी में। अब सवाल है, मिलाने खिलौना तो मचल गए खुदा से। ये अभी ज़हन मजहरी पे है तफूलियत का आलम, अल्लाह मजमिल वज़ीर का बड़ा मशहूर शेर है अभी ज़हन मजहरी पे तफूलियत का आलम, मिलान एक खिलौना तो मचल गए खुदा से। तो अभी सियासी एतबार से तफूलियत के दौर में लोग गुजर रहे हैं, है ना। यकीनन है कि हम उसकी कदर करते हैं, उसकी आलमाना वाज़ व नसीहत को, और हम कदर से नज़र हमारे दोस्तों में से वो हैं। लेकिन वो जिस तरह से जो अंदाज़ उन्होंने अपनाया है, मैं समझता हूँ ये भी आलमाना वक़ार के मुनाफी है। जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उनके ख़िलाफ़ तो आप नहीं बोल पाते। हमारी पार्टी ने क्या कहा? हमारी पार्टी ने यह कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़वाने वाला कानून बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान तोड़वाने वाला कानून बनाया, ऐसे लोगों से परहेज़ करो। जुमले को कुछ लोग फेर कर बोलते हैं कि भाई हमको वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई यकीनन है कि जिन लोगों ने मेरे बाप को गालियाँ दी हैं, मैं उनसे तो गुरेज करूँगा ना। जिन लोगों ने हमारे मस्जिदों को तोड़ने के लिए, हमारी ईदगाहों पर कब्ज़ा करने के लिए, कब्रिस्तानों को उजाड़ने के लिए वक्फ का काला कानून लाया है, हम उनकी मुखालफत करें। अभी उम्मीद पोर्टल है, 9 लाख जायदादें हैं उस, जिसमें से तकरीबन 4 लाख से ज़ायद कुछ अनरजिस्टर्ड हैं जो वक्फ बाय यूज़र हैं। क्या होगा उनका? कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है। इन मुसीबतों से आगाह करना लोगों को बेहतर अमल नहीं है ना भाई। सर एक आखिरी के 2 सवाल हैं मेरे पास। एक पप्पू यादव जी हैं, यहाँ काफ़ी चर्चित सांसद हैं, आपके साथ कई बार देखे भी गए हैं। पप्पू यादव जी ने एक बयान दिया था कि भाई अगर जलील मस्तान नहीं जीते तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं ने इस्तीफ़ा तो मांगना शुरू ही किया, और कहते हैं कि बार बार उनके कमेंट सेक्शन में जा कर के उन्हें जलील किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम तुम जैसे लोगों का जवाब देंगे। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? नहीं, हम तो मज़ाहन कहते हैं। पप्पू जी का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तो वो राजेश रंजन अब तक नहीं बन पाए, मुझको इस बात का अफसोस है ना। राजेश रंजन नहीं पा रहे। अब वो इस तरह का जुमला बोलते हैं, खुद उनको उनकी तबीयत में कैसा लगता है? उन्होंने तो आप लोगों से माफ़ी मांगी उन्होंने। मैं कोई एक बड़े नेता है साहब, आप बोलिए तो संयम से बोलिए। कभी कभी लालू जी के बेटों के बारे में ऐसा ही बोला था, तो अब लोग उनके बातों को सीरियसली, अब फिर कभी कभी जननायक कहने, वो कब किसको आसमान कह देंगे, कब किसको ज़मीन कह देंगे, तो लोग अब बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं उसके जुमलों को। एक आखिरी सवाल है सर, चूँकि इलेक्शन ख़त्म हो गया है, इलेक्शन के दरमियान भी कई बार आरोप लगता रहा कि आप लोगों ने टिकट के लिए पैसे लिए। आपके हेलीकॉप्टर वाली चीज़ पर इमरान प्रतापगढ़ी आपके यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा मैं ऐसी क़यादत को नहीं मानता, ये वो, और तरह तरह की बातें की कि आपने टिकट बेचा, आपने ये किया। फातमी साहब भी वहाँ कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपया बीजेपी वालों ने दिया। कैसे देख रहे हैं इन आरोपों? हाँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पार्टी के पास पैसे नहीं। हम लोग कहते हैं कि कैंडिडेट लोगों के दिलों में जगह उठाओ, लोगों से मदद लो, अपना काम करो। और चूँकि कलील वक्त में 18 हेलीकॉप्टर 20 हेलीकॉप्टर उड़े तो किसी को नज़र नहीं आया। कितने अकल के कोड़े हैं भाई लोग। अरे एक दिन में 8 प्रोग्राम करने हैं, 7 प्रोग्राम करने हैं, क्या मुमकिन है? अपने लोगों को हेलीकॉप्टर पर भी चढ़ने से लोगों को खुजली होने लगी है। अरे भाई 150 किलोमीटर की दूरी पर करने हैं तो रास्ते में सारा वक्त गुजर जाएगा। दिमाग है लोगों का। हम लोगों ने कह दिया था कि जो इलेक्शन लड़ोगे भाई, पार्टी के पास फंड नहीं है ना, हमारे पास बाहर से खजाने तो आते नहीं हैं। आपने देखा इलेक्शन बॉन्ड सारी पार्टियों के पास निकले ना, हमारी पार्टी के पास निकला क्या? तो हमारी गरीब पार्टी है भाई, अपने अपने से फंड का अरेंज करो। और कुछ लोग ऐसे थे कि हमारी पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ने आ गए, पैसे मांगे, बोला पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे। तो पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, ये तमाशा नहीं होना चाहिए। आप लड़ना चाहते हो नहीं, वैसे भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं। जिस्मानी एतबार से फिट हैं आपको नमाज़ पढ़नी है, चाहे होश में जब तक हैं आप, सेहतमंद हैं, रोज़े रखने हैं, मुसाफिरत में तो आपको छूट है। लेकिन साहब इस्तिताअत है तभी हज फ़र्ज है, हज पर फ़र्ज नहीं है। हर वर्कर चाहेगा कि हम MLA बन जाएं,
मतलब आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में साहिब इस्तेताअत होना जरूरी है? मौजूदा वक्त कंपल्सन हो गया है, मौजूदा तो कंपल्सन हो गया है। गरीब का बेटा कैसे बनेगा? गरीब का बेटा भी बनेगा। हम लोग इस बुरी हालात से निकलेंगे तो गरीब का भी बेटा बनेगा, उनकी इस्तेताअत भी हम लोग तय करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान प्रतापगढ़ी सीमांचल में आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं इस तरह की क़यादत को नहीं अरे मानता। भाई, इमरान प्रतापगढ़ी साहब कोई लीडर हैं बेचारे, शायर हैं, वो गुलकार हैं, है ना, फिक्री शायर तो नहीं है, तुकबंदी के शायर हैं, तुकबंदी के शायर हैं, हम पसंद करते हैं। बहरहाल जो जुमले को बोलते हैं वो बर वक्त बोलते हैं, हम उसको पसंद करते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, सवाल तारीफ की है। अरे यकीनन मैं अभी भी कर रहा हूँ तो मैं आपको कि भाई बर वक्त बोलते हैं और सही अच्छी शायरी वो कर रहे हैं, फिक्री शायरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बर वक्त हालात हाजरा पर अच्छी शायरी करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ जो वस्फ अपने दुश्मनों में भी हो उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन गए थे मुरादाबाद इलेक्शन लड़ने, क्या हासिल किया था कौम ने? मुशायरे की भीड़ को समझ लिया था कि वोट में तब्दील हो जाएगा। कोई वार्ड का भी इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इलेक्शन के तजुर्बात हैं उनको। भाई कसीदा गोई अलग चीज़ है और मैदान सियासत अलग मामला है। उस बेचारे को कसीदा गोई का फन आता है ना, किसी एक की तरफदारी करनी। मुशायरे जब भी देखते हैं स्पॉन्सर्ड मुशायरे होते हैं, जिस पार्टी ने जिस शख्सियत ने किया बार बार उसी का नाम लेकर के उसको खुश करना, ये शायरों का अंदाज़ है भाई। चूँकि कांग्रेस में है तो कांग्रेस को राज़ी रखना है, चूँकि जो भी कुछ मिला है उनको मरवत में है। अब मरवत एनायत तो बगैर कसीदा गोई की होनी है नहीं, वो जंग लड़के तो आए नहीं बेचारे। पिछले वर्ष टूट गए थे 5 विधायक, इस बार क्या लग रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम की अदालत ने जो फैसला सुनाया है उनके हक़ में, जो लोग छोड़ के गए थे, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लोग ये हिमाकत नहीं करेंगे। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, हमारी बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी आवाम का शुक्रिया अदा किया है और तमाम विरोधियों पर भी अपनी बात रखी है।